आज हम जिस राजवंश की बात कर रहे हैं वो कश्मीर का राजवंश है। आपको जैसी कि जानकारी है कि पूर्व मध्यकाल पर एक हमारी सीरीज चल रही है और जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण वीडियो जो है अपलोड किए हैं। ये कश्मीर के राजवंश से जुड़ा हुआ हमारा वीडियो है। RO यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, विशेष करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या RO के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से निरंतर प्रश्न बनते रहे हैं, उन फैक्ट्स को मैं ले रहा हूं, या जो ऑप्शन में ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे फैक्ट हैं जिनके प्रश्न बनने की संभावना है, उनको लिया जा रहा है। और आज का जो महत्वपूर्ण वंश है वो कश्मीर के महत्वपूर्ण वंश हैं। यहाँ से एक प्रश्न तो जो कश्मीर के जो राजवंश हैं और उन राजवंशों को क्रम में करने में आता है, उनके संस्थापकों के साथ जोड़ने के लिए। तो एक प्रश्न बहुत ही पैट है जो आ जाता है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं, उनसे जुड़े हुए जो है प्रश्न बनते हैं। राज तरंगणी जो एक पुस्तक है कल्हड़ की लिखी हुई, उस पर कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम इस पर डिस्कस करने चल रहे हैं। अगर हम कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास की बात करें तो इसका जो हमें ज्ञान मिलता है, जानकारी प्राप्त होती है, वो कल्हड़ के राज तरंगणी से प्राप्त होती है। देखिए, कल्हड़ की जो राज तरंगणी है, ऐसा माना जाता है कि ये भारत में इतिहास लेखन की एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि इसमें इतिहास से जुड़े हुए जो कालक्रम हैं और साथ ही साथ वर्ष हैं इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिसके चलते इसे इतिहास की एक शुद्ध पुस्तक माना जाता रहा है। अगर हम कल्हड़ की बात करें तो ये जाति का ब्राह्मण था और राज तरंगणी की जो इसने रचना की थी वो जय सिंह के शासनकाल में की थी। जय सिंह के शासनकाल में पूरी की थी। और जय सिंह का शासनकाल कब था? 1127 से 1159 ईस्वी, 1127 से 1159 AD तक का जो पीरियड था वो जय सिंह का पीरियड था। और इसी जय सिंह के पीरियड में ही उसने अपनी राज तरंगणी को जो है पूरा किया था। और कल्हड़ जो है ब्राह्मण था जाति से, ये आपको स्पष्ट होगा। अब अगर इसकी हम रचना की बात करें तो इसकी शैली क्या है राज तरंगणी की? तो राज तरंगणी की जो शैली है वो महाभारत के आधार पर है लिखी गई। यानी इस पुस्तक की जो शैली लिखने की है वो महाभारत की शैली पर लिखी गई है। और कल्हड़ के आगे का जो विवरण है वो क्रमशः जौनराज, श्रीवर और प्रागभट्ट के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअल में इस पुस्तक को में आगे के जो काल का वंश हैं उनके विषय में जानकारी जो हमको मिलती है वो जौनराज से मिलती है। कौन? जौनराज से मिलती है, श्रीवर से मिलती है और प्रागभट्ट के द्वारा मिलती है। फिर हम बात करें तो कश्मीर का जो पहला महत्वपूर्ण वंश है उसका नाम है कारकोट वंश। और आप ध्यान रखें कि जैसे कि मैंने बताया कि वंश को उसके संस्थापक राजा के साथ क्रम में जोड़ने के लिए प्रश्न निरंतर बनते रहे। यूपी पीसीएस में भी बना है और साथ ही साथ RO में भी बनने की संभावना है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि ये किस वंश को कश्मीर के किसने संस्थापना की थी, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन, किसने? दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी 7वीं शताब्दी में। किस वंश की स्थापना की थी? कारकोट वंश की स्थापना की थी। तो अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कारकोट वंश की स्थापना किसने की है? दुर्लभ वर्धन ने की है। और दुर्लभ वर्धन ने किस वंश की स्थापना की? कारकोट वंश की है। कारकोट वंश कहाँ का है? कश्मीर का है। और किस शताब्दी में हुई है? तो 7वीं शताब्दी में हुई है। फिर कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड, ये एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है और इसका काल जो है वो 724 से 760 ईस्वी है। और ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और एक साम्राज्यवादी शासक था। कौन? ललितादित्य मुक्तापीड। अब ललितादित्य मुक्तापीड ने क्या किया? 733 ईस्वी में चीनी शासक के दरबार में इसने क्या किया था? एक दूत मंडल भेजा था। और ये प्रश्न आया हुआ है, ललितादित्य मुक्तापीड ने चीनी शासक के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। संभवतः एक प्रश्न ऐसा बना है कि निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने या किस शासक ने चीनी शासक के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था? तो उसका सही उत्तर है ललितादित्य मुक्तापीड। और इसका पीरियड जो है वो 724 से 760 ईस्वी तक का है। और ये दूत मंडल गया कब था? 733 में। ये ईस्वी सन जो है आपको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस मोटे तौर पर एक कालक्रम आपके माइंड में फ्रेम होना चाहिए कि यह घटना कब की है। फिर ललितादित्य ने क्या किया? ललितादित्य ने तिब्बतियों को, कंबोजों को, तुर्की
को पराजित किया। उसकी विजय ने कश्मीर राज्य को गुप्तों के बाद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। ललितादित्य मुक्तापीठ ने, विजेता के साथ साथ ललितादित्य जो था एक महान निर्माता भी था। तो इसने भवन निर्माण वगैरह के भी कार्य किए, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, विहारों का निर्माण कराया, भवनों का निर्माण कराया। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने जो है सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। और ललितादित्य मुक्तापीठ किस वंश का था? कारकोट वंश का था, जैसा कि अभी आपको हमने बताया। तो कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। याद हो गया होगा आपको। फिर ललितादित्य मुक्तापीठ ने ही कश्मीर में एक नगर की स्थापना की थी, उसका नाम था परिहासपुर नगर। तो परिहासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ललितादित्य मुक्तापीठ ने की थी। ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा एक सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण कश्मीर में कराया गया। ललितादित्य मुक्तापीठ कारकोट वंश का शासक था और इस ललितादित्य मुक्तापीठ ने परिहासपुर नगर की स्थापना की थी या उसे बसाया था। फिर ललितादित्य की मृत्यु के बाद कारकोट वंश की जो है अवनति प्रारंभ हो गई, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और इसका अंतिम शासक कौन था? कारकोट वंश का शक्तिशाली शासक जयापीठ विनयादित्य था। यानी कारकोट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो जयापीठ विनयादित्य था। और जयापीठ विनयादित्य का जो कार्यकाल है वो 770 से 810 ईस्वी तक था। और विनयादित्य जो था, विनयादित्य, जयापीठ विनयादित्य विद्वानों का बड़ा आदर करता था। क्षीर भट्ट, उद्भट, दामोदर गुप्त आदि विद्वान उसके दरबार में थे और साहित्य और कला को भी उसने प्रोत्साहन दिया। फिर कारकोट वंश के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश स्थापित हुआ वो उत्पल वंश हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहला वंश कौन सा है? कारकोट वंश है। और इस कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। और दुर्लभ वर्धन के बाद इसका महत्वपूर्ण शासक कौन है? जयापीठ मुक्तापीठ है। और उसने एक तो सूर्य का मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया, परिहासपुर नगर की स्थापना की। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन है? विनयादित्य है। और विनयादित्य ने क्या किया था कि भट्ट जैसे जो महान वो साहित्यकार थे उनको उसने संरक्षण प्रदान किया था। फिर उत्पल वंश की स्थापना हुई, किस वंश के बाद? कारकोट वंश के बाद हुई। और उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अगर स्थापना की बात की जाए तो अवंती वर्मन ने की थी। उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। और कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अवंती वर्मन कौन था? तो अवंती वर्मन ने, कश्मीर का शासक अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? उत्पल वंश की स्थापना की थी। और अवंती वर्मन का जो कार्यकाल था वो 855 एडी से 833 एडी तक का कार्यकाल था, 83 होगा। और एक लोकोपकारी शासक था, बल्कि 833 से 855 तक, जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण कराया था। तो किस शासक ने कश्मीर में नहरों का निर्माण कराया था या किसने कृषि को प्रोत्साहन प्रदान किया? तो उत्पल वंश के शासक अवंती वर्मन ने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण कराया था। नहरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? उत्पल वंश के शासकों ने कराया था। और उत्पल वंश का कौन सा शासक था? अवंती वर्मन था। और इसने अनेक नगरों की भी स्थापना करी और जिसमें अवंतीपुर नगर प्रसिद्ध है। अवंतीपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी। और अवंती वर्मन किस वंश का शासक है? उत्पल वंश का शासक है। और अवंती वर्मन ने कृषि को प्रोत्साहन दिया और इसके लिए उसने नहरों का भी निर्माण करवाया था। फिर साहित्य और कला को भी प्रोत्साहन दिया। अवंती वर्मन का जो मंत्री था, योग मंत्री सूर के साथ उसने शासन किया था, सूर के साथ। फिर अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के मध्य जो है गृह युद्ध हुआ, जिसमें अवंती वर्मन का वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा। तो अवंती वर्मन के बाद कौन शासक बना? शंकर वर्मन बना कश्मीर में। और शंकर वर्मन जो है इसका काल जो है 885 से 902 ईस्वी, लगातार युद्ध के कारण से धन की कमी का सामना करना पड़ा। फिर इस समस्या को हल करने के लिए इसने क्या किया? जनता पर कई प्रकार के कर लगा दिए। तो कौन अलोकप्रिय शासक हो गया?
शंकर वर्मन हो गया। शंकर वर्मन किस वंश का शासक है? उत्पल वंश का शासक है। इससे पहले कौन था? अवंती वर्मन था। उसने कृषि को प्रोत्साहन भी दिया, नहरों का निर्माण भी कराया, अवंतीपुरम नगर की स्थापना करी। तो लेकिन यहाँ शंकर वर्मन जो उसका वैध उत्तराधिकारी था, उसने चूंकि कई समस्याओं को हल करने के क्रम में उसने कई युद्धों का सामना किया, जिसके चलते उसके सामने कोष की कमी का सामना हुआ और फिर उसने कर लगा करके उसको पूरा करने की कोशिश करी, जिसके चलते वो जनता में अलोकप्रिय हुआ और आर्थिक स्थिति जो है जनता की क्या हो गई? दुष्प्रभावित हुई। और रिक्त खजाने को भरने के लिए उसने क्या किया? एक अलोकप्रिय निर्णय लिया कि मंदिरों की संपत्ति को उसने लूटना प्रारंभ कर दिया। ये खजाने को भरा जाए और राज्य द्वारा विद्या को प्रदान किए जाने वाले संरक्षण में कटौती कर दी। यानी शिक्षा में जो संरक्षण प्रदान किया जाता था उसमें भी जो है उसने कोष की कमी करी, दिए जाने वाले आवंटन को कम किया और साथ ही साथ मंदिरों की संपत्ति को लूट करके अपने रिक्त खजाने को भरने का प्रयास किया, जिसके चलते वो अलोकप्रिय हुआ। जिससे वो अलोकप्रिय हो गया और एक क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था। कौन? शंकर वर्मन। और फिर क्षेमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये क्षेमेंद्र गुप्त कौन है? कश्मीर का शासक है। किस वंश का है? उत्पल वंश का है। और इसका विवाह जो हुआ, क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह किसके साथ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। क्षेमेंद्र गुप्त जो है 950 ईस्वी में बैठा। किस वंश का है? उत्पल वंश का है। और इसका विवाह जो हुआ लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा के साथ हुआ। और फिर क्षेमेंद्र के बाद कश्मीर की सत्ता जो है व्यवहारिक रूप से रानी दिद्दा के हाथ में ही 50 वर्षों तक रही और वह एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। दिद्दा की गणना कश्मीर व भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार प्रश्न बना है। सिक्कों पर भी उसके नाम खुद प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद लोहार वंश की स्थापना हो जाती है। तो लोहार वंश की स्थापना, चूंकि इसकी क्षेमेंद्र गुप्त की जो का विवाह हुआ था रानी दिद्दा के साथ हुआ था, वो लोहार वंश की थी। तो इसके बाद फिर यहाँ कौन सा वंश स्थापित हो जाता है? लोहार वंश स्थापित हो जाता है। और लोहार वंश, पहला वंश कौन सा है? मैंने बताया था आपको, कारकोट वंश बताया। दूसरा कौन सा बताया? उत्पल वंश बताया। अब तीसरा जो है वो लाहौर वंश है। और लोहार वंश जो है इसका संस्थापक कौन था? संग्राम राज है। और इसका काल कितना है? 1003 से 1028। तो संग्राम राज ने किस वंश का था? लोहार वंश का था। संग्राम राज किस वंश का था? लोहार वंश का था। दुर्लभ वर्धन किस वंश का था? कारकोट वंश का था। और उत्पल वंश का स्थापना किसने की थी? ये हमें आप कमेंट करके बताइए। संग्राम राज ने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था। तो लोहार वंश के कश्मीर के किस राजवंश ने महमूद गजनवी से लड़ने के लिए त्रिलोचन पाल की ओर से, जो कि भटिंडा का शाही शासक था, अपने मंत्री तुंग को भेजा था? ये प्रश्न आया हुआ है। तो संग्राम राज ने भेजा था। संग्राम राज ने महमूद गजनवी से लड़ने के लिए त्रिलोचन पाल की सहायता के लिए, जो कि भटिंडा का शाही वंश का था, अपनी सेना को भेजा था मंत्री तुंग को। वो संग्राम राज था। और संग्राम राज ने किस वंश का था? लोहार वंश का था। स्थापना किसने की थी लोहार वंश की? संग्राम राज ने की थी। परंतु सफलता नहीं मिली। कश्मीर वापस आने पर तुंग की हत्या कर दी गई। फिर लोहार वंश के राजाओं में हर्ष का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि वह एक स्वयं विद्वान था, कवि था, कई भाषाओं और विद्याओं का ज्ञाता था और कल्हण का उसका आश्रित कवि था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल्हण किसका आश्रित कवि था? तो कल्हण कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण किसका आश्रित कवि था? कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। और हर्ष किस वंश का था? कश्मीर के लोहार वंश का शासक था। लोहार वंश कश्मीर का तीसरा वंश है। पहला वंश कौन सा है? कारकोट वंश है। दूसरा उत्पल वंश है। तीसरा लाहौर वंश है, लोहार वंश है। और लोहार वंश के इसी शासक हर्ष ने कल्हण को जो है राजाश्रय प्रदान किया था। और हर्ष में सद्गुणों और दुर्गुणों का विचित्र सम्मिश्रण था और जिसके चलते वो दूसरे राज्यों में प्रसिद्ध हुआ। परंतु शासक के रूप में वह क्रूर और अत्याचारी था। कल्हण जो है उसके अत्याचारों का वर्णन करता है। तो एक स्टेटमेंट आ सकता है प्रश्न में कि कल्हण को का राजाश्रय प्रदान किया था हर्ष ने। और कल्हण
उसके सदाचार, उसके लोकोपकारी कार्यों का वर्णन करता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि उसके अत्याचारों का वर्णन करता है। ये चीज एक स्टेटमेंट के तौर पर बन सकती है। और हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। तो कौन सा शासक कश्मीर का नीरो कहलाता है? कश्मीर का नीरो जो है हर्ष कहलाता है। हर्ष किस वंश का है? लोहार वंश का है। और हर्ष ने किसे संरक्षण दिया था? हर्ष ने संरक्षण दिया था कल्हड़ को। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रट गए होंगे। कश्मीर का नीरो कौन है? हर्ष है। अब वह सामाजिक सुधारों और फैशन के नवीन मापदंडों का संस्थापक था। कौन? हर्ष। ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हर्ष सामाजिक सुधारों और फैशन के नवीन मानदंडों का संस्थापक था। फिजूल खर्ची और आंतरिक विद्रोह के कारण जब उसका खजाना खाली हो गया तो राजकोष की पूर्ति के लिए मंदिरों को लूटा और अपनी प्रजा पर अनेक कर भी लगाए। इस अत्याचारपूर्ण कारणों से त्रस्त आकर उच्छल और सुस्सल नामक दो भाइयों ने विद्रोह कर दिया था। तो उच्छल और सुस्सल नाम के दो भाइयों ने किस शासक काल में विद्रोह किया था? हर्ष के शासनकाल में किया था उच्छल और सुस्सल। और विद्रोहियों ने श्रीनगर में घुसकर राजमहल में आग लगा दी और हर्ष के पुत्र भोज की हत्या कर दी। और विद्रोहियों को मुकाबला करते हुए हर्ष भी 1101 ईस्वी में मारा गया। फिर इसके बाद जयसिंह शासक हुआ। और ये जयसिंह भी किस वंश का शासक है? लोहार वंश का शासक है। 1128 से 1155। और इस वंश का, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन है? जयसिंह है। और कल्याण की जो राजत रंगड़ी है, राजत रंगड़ी, उसका विवरण जयसिंह के शासनकाल के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी अगर हम कल्याण की राजत रंगड़ी की बात करें तो उसमें हमें कश्मीर के जयसिंह, जो कि लोहार वंश का शासक है और अंतिम शासक है, उसके साथ ही राजत रंगड़ी जो है समाप्त हो जाती है। फिर इस काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई। कश्मीर अपने विशिष्ट शैव धर्म एवं दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और ये शैव धर्म कौन सा था? आप कमेंट करके हमको बताएं। और हम जब आपको धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि शैव धर्म के कितने रूप थे, कितने प्रकार थे, किन किन क्षेत्रों में किस शैव धर्म की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई और उसका दर्शन क्या था। उस पर हम एक आपके साथ संक्षिप्त, सारगर्भित, टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चर्चा आपसे करेंगे। फिर अगर हम बात करें 11वीं शताब्दी में, तो क्षेमेंद्र ने वृद्ध कथा मंजरी और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। ये कुल मिलाकर के फिर कल्याण ने राजतरंगिणी की रचना की। ऐतिहासिक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।